सलीबी इंटेलिजेंस के कमांडर विंडसर का कत्ल बेशक इत्तेफाकिया था। उसने सुल्तान अय्यूबी के 2 जासूसों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि वो उनके हाथों कत्ल हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा कारनामा था। उसके कत्ल से सुल्तान अय्यूबी को फायदा पहुंचा कि उसके दुश्मन की इंटेलिजेंस जो पहले ही कमजोर थी मुनज़्ज़म न हो सकी। इसके मुकाबले में सुल्तान अय्यूबी का निज़ाम जासूसी ज्यादा मुनज़्ज़म और ज़हीन था। उसके जासूस सिर्फ जासूस नहीं थे जो पकड़े जाएं तो खामोशी इख्तियार कर लें। उसने जासूसों को बड़ी ही सख्त कमांडो ट्रेनिंग दे रखी थी ताकि वो पकड़े जाने की सूरत में लड़कर निकलें और जिसे कत्ल करना जरूरी हो उसे खत्म भी कर दें। और उनके जिस्म इतने सख्त हों कि ज्यादा से ज्यादा अजियत, भूख, प्यास और थकन बर्दाश्त कर सकें। ये खूबियां खिल्लत और उसके साथियों में भी थीं। उन्होंने न सिर्फ सलीबियों के इतने अहम अफसर को मारकर दुश्मन को अंधा कर दिया, बल्कि जुर्दीक जैसे सख्त मिजाज कलादार के साथ ऐसी बातें की कि उसे सुल्तान अय्यूबी का हामी बना दिया। खिल्लत ने सुल्तान अय्यूबी को जब जुर्दीक का पैगाम दिया तो सुल्तान को यूं सुकून सा महसूस हुआ जैसे सहरा में ठंडी हवा का एक झोंका भूले भटके से आ गया हो। उसे हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते थे, अपने भी दुश्मन, पराए भी दुश्मन। जुर्दीक के पैगाम ने उसे सुकून तो दिया, लेकिन वो किसी खुशफहमी में मुब्तला न हुआ। ये धोखा भी हो सकता था, लिहाजा उसने अपने हमले के प्लान में कोई रद्द बदल न किया। इतना ही पेश नजर रखा कि हमाद से हिमायत की तवक्को है। अब दुश्मन के कैंप हलब से जो इत्तलाएं आ रही थीं उनमें कोई नई बात नहीं थी। वहां कोई तब्दीली नहीं आई थी। वहां के कमांडरों और मुशीरों को यही तवक्को थी कि सर्दियों में जंग का इम्कान नहीं। एक इत्तला यह भी मिली थी कि सलीबी बज़ाहिर सबके दोस्त बने हुए हैं, मगर वो दरपर्दा बड़े बड़े उमरा को एक दूसरे के खिलाफ उकसा रहे हैं। ये तो सुल्तान अय्यूबी को मालूम ही था कि अल सौले के तमाम हवारी एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो इकट्ठे सिर्फ इसलिए हो गए थे कि सुल्तान अय्यूबी को वो अपना मुश्तरका दुश्मन बना बैठे थे, और इस दुश्मनी की वजह ये थी कि सुल्तान अय्यूबी उन्हें ऐशो इशरत की और मनमानी करने की इजाजत नहीं देता था। उन्हें सुल्तान अय्यूबी का ये मिशन भी अच्छा नहीं लगता था कि सल्तनत इस्लामिया की तौसी और इस्तेहकाम को जुनून या सही अल्फाज में ईमान बना लिया जाए। वो उन हुक्मरानों में से नहीं था जो आराम और सुकून से हुकूमत और ऐश करने की खातिर दुश्मन को दोस्त बना लिया करते। उसे जंगी नौयत की जिन मालूमात की जरूरत थी वो उसने हासिल कर ली थी। उसकी फौज सर्दी में लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। अब रात की ट्रेनिंग में कोई सिपाही बीमार नहीं होता था। 1174 का दिसंबर शुरू हो चुका था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने फौजी कमांडरों की आखिरी कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें मरकजी कमान के तमाम अफसर शामिल थे और दस्तों के कमांडरों को भी बुलाया गया था। सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें पहला हुक्म ये दिया कि इस लम्हे से फौज की नक्लो हरकत के मुताल्लिक कोई बात वो कितनी ही बेजरर क्यों ना हो बाहर के किसी आदमी के साथ न की जाए। जो अस्करी अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं वो घरों में भी कोई बात नहीं करेंगे। फौज के कूच का वक्त आ गया है। ये जाहिर किया जाएगा कि फौज रोजमर्रा की तरह तरबियत और मशक के लिए जा रही है। इन हिदायत के बाद उसने कहा, हमारे ऐश परस्त और ईमान फरोश भाई इस्लाम की तारीख को उस मोड़ पर ले आए हैं जहां तुम्हारे अपने ही अजीजों के खिलाफ लड़ना तुम पर फर्ज हो गया है। क्या किसी ने कभी ये सोचा था कि मैं अपने पीरो मुर्शिद नूरुद्दीन जंगी मरहूम के बेटे के खिलाफ लड़ूंगा? मगर सूरत ये पैदा हो गई है कि बेटे की माँ भी मुझ पर लानत भेज रही है कि उसका मुर्तद बेटा अभी जिंदा क्यों है। मेरे रफी को, तुम जिस फौज से लड़ने जा रहे हो उसमें तुम्हारे चचाजाद भाई भी होंगे, मामूजाद और खालाजाद भी होंगे। मुझे 2 भाई ऐसे भी अपनी फौज में नजर आए हैं जिनका एक भाई ईमान फरोशों की फौज में है। अगर तुम खून के रिश्तों को दिल में जगह दोगे तो इस्लाम के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो टूटता है। कूच से पहले तुम्हें अहद करना होगा कि तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कौन है। तुम्हारी नजरें अपने अलम पर रहेंगी। दिल में यह हकीकत बिठा लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे कलिमा गो भाई हैं, मगर उनकी पीठ पर सलीबी हैं। मैं उस भाई को भाई नहीं समझता जो अपने मजहब के दुश्मन को दोस्त समझता है। एक वाक़े निगार की तहरीर से पता चलता है कि इस लेक्चर के दौरान सलाउद्दीन अय्यूबी की आवाज भर्रा गई। उसने खामोश होकर सर झुका लिया। यह देखना किसी के लिए मुश्किल न था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ देर सर झुकाकर खामोश बैठा रहा। कॉन्फ्रेंस के शुरका पर सुकूत तारी हो गया। सुल्तान अय्यूबी ने सर उठाया और दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ मुंह करके गिड़गिड़ाया, खुदाए अज़्ज़वजल, मैं तेरे नाम की खातिर, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर अपने भाइयों के खिलाफ तलवार उठा रहा हूँ। अगर ये गुनाह है तो मुझे बख्श देना। मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है। मुझे इशारा दो, मैं गुमराह हूँ, गुनाहगार हूँ। उसने सर फिर झुका लिया और जाने उसे अपनी जात से कोई इशारा मिला या खुदा ने उसे कोई इशारा दे दिया। उसने गरजदार आवाज में कहा, हमें क़िबला अव्वल को आजाद कराना है। तुम्हें बैतुल मक़दिस पुकार रहा है।
मेरे रास्ते में मेरा बाप आया तो उसे भी कत्ल कर दूंगा, मेरे बच्चे रास्ते में हायल हुए तो उन्हें भी कत्ल कर दूंगा। उसका चेहरा दमकने लगा, जज्बातियत का गलबा खत्म हो चुका था। वो फिर वही सलाहुद्दीन बन गया जो सिर्फ हकाइक के मुताल्लिक मुख्तसर सी बात किया करता था। उसने कमांडरों को बताया कि 2 रोज बाद रात को कूच होगा। उसने प्लान के मुताबिक फौजों की जो तकसीम की थी वो सबको बताई और हर हिस्से के कमांडर को कूच का वक्त बता दिया। हिरावल के कमांडर को जरूरी हिदायत दी, छापामार जैशों की तकसीम बताई। पहलुओं पर जिन दस्तों को रखना था उनके कमांडरों को कूच का अंदाज, रास्ता और वक्त बताया और उसने सबको ये भी बताया कि उसका अपना हेडक्वार्टर घूमता फिरता रहेगा। इससे पहले उसने मिस्र के रास्ते पर मुतहर्रिक रहने वाले छापामार दस्ते भेज दिए थे और मुसाफिरों और खाना बदोशों के बहरूप में उसने अपनी इंटेलिजेंस की बहुत सी नफरी उन इलाकों में भेज दी थी जहां रिमांड की फौज के आने की तवक्को थी। रसद के मुतालिक उसे कोई परेशानी नहीं थी। कमोबेश 1 साल तक मिस्र से रसद और कुमक मंगवाने की जरूरत नहीं थी। असलहा और जानवरों का स्टॉक भी उसने दमिश्क में जमा कर लिया था। उसने घुड़सवार छापामारों को मिस्र के रास्ते के इर्द गिर्द के इलाकों में इस हिदायत के साथ भेज दिया था कि रिमांड की फौज इधर आए तो उस पर शबखून मारने हैं और अगर जरूरत महसूस हो तो फौरन इत्तला दें ताकि सलीबियों को घेरे में लेने का इंतजाम किया जाए। 6 और 7 दिसंबर 1174 की रात को हिरावल दस्ते ने दमिश्क से कूच किया। वो रात बहुत सर्द थी, यख झक्कड़ चल रहे थे जो जिस्म को काटते थे। सिपाही और घोड़े इन झक्कड़ों के आदी हो चुके थे। हिरावल के कमांडर को बता दिया गया था कि देखभाल का जैश पहले रवाना हो चुका है। उसके सिपाही वर्दी में नहीं थे, वो मुसाफिरों के भेस में गए थे। सुल्तान अयूबी ने उन्हें यह हिदायत दी थी कि तेज रफ्तार कासिद पीछे आकर हिरावल के कमांडर को आगे की इत्तलाएं देते रहें। हिरावल को हमात के किले तक जाना था जहां कलादार जोरदीक था। कमांडर को सुल्तान अयूबी ने बताया था कि हमात का किला बगैर लड़े मिलने का इम्कान है, लेकिन वो किसी धोखे में न आए। वो किले से मौजूद फासले पर रुक जाए और देखे कि किले वालों का क्या रवैया है। अगर जोरदीक सुलह करना चाहे तो उसे किले से बाहर बुलाया जाए और सुल्तान अयूबी के आने तक उसके साथ कोई समझौता न किया जाए। सुल्तान अयूबी ने दीवारें तोड़ने वाले तजुर्बाकार आदमियों की एक जमात को आगे भेज दिया था। हिरावल की रवानगी से 3-4 घंटों के बाद 2 ज्यादा नफरी के दस्ते इस तरह रवाना किए गए कि एक को हिरावल के दाएं और दूसरे को बाएं रहना था। उनके लिए हिदायत ये थी कि अगर हमात के किले से हिरावल का मुकाबला हो जाए तो ये दोनों दस्ते दोनों तरफ से आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लें और उस पर इस कदर तीर बरसाएं कि दीवार तोड़ने वाली जमात दीवार तक पहुंच जाए। इन दोनों हिस्सों के दरमियान सुल्तान अयूबी जा रहा था। हिरावल और दोनों पहलुओं के दस्ते सुल्तान अयूबी की फौज का चौथा हिस्सा थे। उसने बाकी तमाम फौज पीछे रखी थी। उसने कम से कम नफरी से दुश्मन से झड़प लेने का प्लान बनाया था। रसद के लिए उसने छापामार दस्ते फैला दिए थे। ऐसे छोटे छोटे दस्ते हमात से बहुत आगे भी भेज दिए थे ताकि हमात से कोई कासिद हलब तक न जा सके और अगर कहीं से कुमक आ जाए तो छापामार उसे शबखूनों से परेशान करते रहें और पेशकदमी रोके रखें। अगला दिन गुजर गया। रात गहरी हो चुकी थी जब हिरावल के दस्ते हमात से 2-3 मील दूर पहुंच चुके थे। 9 दिसंबर 1174 की सुबह तुलू हुई तो किले पर खड़े संतरियों को कोहरा और धुंध में ऐसे साए से नजर आए जैसे बहुत से इंसान और घोड़े हों। कोई काफिला हो सकता था। जूं-जूं सूरज ऊपर उठता गया धुंध छटती गई और साए निखरते गए। संतरियों ने देखा कि ये फौज है। उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि किले के दाएं और बाएं भी फौज मौजूद है जो उन्हें नजर नहीं आ सकती। नक्कारा बजा दिया गया। एक कमांडर दौड़ता ऊपर आया। उसने फौज देखी तो दौड़ता गया और कलादार जोरदीक को इत्तला दी। जोरदीक ने कमांडर से कहा, घबराओ नहीं, ये किसी हमलावर की फौज नहीं हो सकती। सलीबी मुझे कत्ल नहीं करा सके, उन्होंने कोई और साजिश की होगी। उन्होंने अल सौले से ये हुक्म लिया होगा कि हमात का किला मुझसे लेकर किसी और को दे दिया जाए। ये फौज किले के लिए आई होगी। तुम बाहर जाओ और देखो कि ये किसका दस्ता है और लोग क्या चाहते हैं। कमांडर घोड़े पर सवार बाहर निकला और सुल्तान अयूबी के हिरावल दस्ते की तरफ गया। उसने अलम देखा तो ये सुल्तान अयूबी का था। वो जरा पीछे ही रुक गया। हिरावल दस्ते का कमांडर उस तक गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों नूरुद्दीन जंगी की फौज में इकट्ठे रह चुके थे। हिरावल दस्ते के कमांडर ने उसके साथ हाथ मिलाकर कहा, ऐसा भी होना था कि हम आपस में लड़ेंगे। जंगी जिंदा था तो हम दोस्त और रफीक थे, वो मर गया तो हम दुश्मन बन गए। किले के कमांडर ने पूछा, तुम क्यों आए हो? हिरावल के कमांडर ने कहा, तुम किले को नहीं बचा सकोगे। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि किलादार से कहो कि किला हमारे हवाले कर दे और खून खराबा न होने दे। हम तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। थोड़ी देर में किला मुहासरे में आ चुका होगा।
तुम्हारी कुमक वगैरह के रास्ते बंद किए जा चुके हैं, हथियार डाल दो। कले का कमांडर कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया और जुर्दीक को बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला कर दिया है और वो हथियार डालने को कह रहा है, ये दस्ते उसी के हैं। जुर्दीक ने चिल्लाकर कहा, कले से झंडा उतार लो, सफेद झंडा चढ़ा दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है। वो दौड़ता बाहर निकला, घोड़े पर बैठा और कले से निकल गया। हिरावल दस्ते के कमांडर के पास पहुंचा। सुल्तान अय्यूबी बहुत पीछे था। जुर्दीक एक रहनुमा और अपने मुहाफिजों को साथ लेकर सुल्तान अय्यूबी के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान अय्यूबी ने जुर्दीक को गले लगा लिया। जुर्दीक ने उससे माफी मांगी, कुछ जज्बाती बातें की और कला अपनी फौज समेत सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दिया। सुल्तान अय्यूबी अपनी मरकजी कमान के साथ कले में दाखिल हुआ तो उसने सफेद झंडे की जगह अपना झंडा चढ़ाने का हुक्म दिया। जुर्दीक ने कले में मुकीम फौज के छोटे बड़े कमांडरों को सुल्तान अय्यूबी के सामने बुलाया और कहा कि तुमसे हथियार नहीं डलवाए गए, तुम्हें किसी ने शिकस्त नहीं दी। अपने सिपाहियों से कह दो कि अपने आप को शिकस्त खुर्दा न समझें। हम सब मुसलमान हैं, अब हम सलीबियों और उनके दोस्तों के खिलाफ लड़ेंगे। सुल्तान अय्यूबी जिस मुहिम पर निकला था उसकी पहली मंजिल उसे किसी काविश के बगैर मिल गई। वो खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया। उसके बाद उसने जुर्दीक के साथ आगे का प्लान बनाना शुरू किया। मुश्किल एक ही थी कि जुर्दीक के दस्तों को सर्दी में लड़ने की मशक नहीं करवाई गई थी। ताहम उस कले को अड्डा यानी बेस बना लिया गया। जुर्दीक के दस्तों को ऐसे तरीके से तकसीम किया गया जिससे ये दुश्वारी खत्म हो गई कि वो सर्दी में नहीं लड़ सकेंगे। मगर सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि वो सुल्तान अय्यूबी की फौज के साथ आगे जाएंगे और लड़ेंगे। आगे हुम्स का कला था। सुल्तान अय्यूबी ने कूच का वक्त ऐसा रखा कि हुम्स तक रात को पहुंचा जाए। उसने ही हिरावल को आगे भेजा, लेकिन अब के उसने डिप्लॉय में कुछ रद्दोबदल कर दिया, क्योंकि होम्स में उसे कोई तवक्को नहीं थी कि कला बगैर लड़े उसके हवाले कर दिया जाएगा। उसने देखभाल के लिए एक पार्टी आगे भेज दी जिसने रास्ते में इत्तला दी थी कि कले का महल वकू क्या है और किरदोपेश के अहवालो कवायफ क्या हैं। सुल्तान अय्यूबी ने चंद दस्ते उस तरफ भेज दिए जिधर से मदद वगैरह आने की तवक्को थी। उसने अपनी रसद हमात के कले में जमा कर ली और रसद आगे ले जाने के रास्ते को कई गश्ती पार्टियों और छापामारों के जरिए महफूज कर लिया। उसके साथ हमात का एक दस्ता भी था। सुल्तान अय्यूबी की कोशिश ये थी कि हलब तक उसके हमले की खबर न पहुंचे ताकि वो दुश्मन को बेखबरी में जा दबोचे। उसने इसका इंतजाम कर दिया था। अपने आदमी हलब के रास्ते पर फैला दिए थे जिनके लिए यह हुक्म था कि वो किसी भागे हुए फौजी को या किसी ऐसे गैर फौजी को जिसे यह मालूम हो कि हमला शुरू हो चुका है रोक लें। रात गहरी हो चुकी थी। कलादार और उसके कमांडर एक वसी कमरे में शराब से दिल बहला रहे थे। उन्होंने 2 नाचने वालियां बुला रखी थीं। कमरे में तबलो सारंग और रक्स सुरोद का पुरौनक हंगामा बपा था। सिपाही बेफिक्री की नींद सो गए थे और जो ड्यूटी पर थे वो सर्दी से बचने के लिए किसी न किसी ओट में खड़े थे। रात यख थी। कमांडरों ने सबको बता रखा था कि सर्दियों के मौसम में जंग का कोई खतरा नहीं। कलादार ने शराब का प्याला ऊपर करके कहा, हम इसीलिए नूरुद्दीन जंगी के मरने की दुआएं करते थे कि इसी दुनिया में जन्नत देख लें। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है, खुदा उसे भी जल्दी उठा लेगा। एक कमांडर ने कहा, उसे हम उठाएंगे, जरा मौसम खुल जाने दो। कले की दीवार पर खड़े एक संतरी ने अपने साथी से कहा, वो देखो आग जल रही है। उसके साथी ने कहा, जलने दो, कोई काफिला होगा। इतने में आग के 3-4 गोले हवा में बुलंद हुए जो कले की तरफ आए और उन दोनों संतरियों के ऊपर से गुजरकर कले के अंदर जा गिरे। उनके पीछे और गोले आए। ये शोलों के गोले थे। फिर कई और गोले आए। उनमें से कुछ सामान पर पड़े और आग लग गई। नक्कारे और घड़ियाल बज उठे। कलादार की महफिल में उधम बपा हो गया। सब दौड़ते कले की दीवार पर गए। उन पर तीरों का मेह बरसने लगा। दरवाजे के संतरियों ने शोर बपा कर दिया कि दरवाजा जल रहा है। सुल्तान अय्यूबी के हमला आवर दस्ते ने दरवाजे पर आतिशगीर मादा फेंककर आग लगा दी थी। चीख चिल्लाकर कले के अंदर की फौज को बेदार किया गया। कले से भी मजाहमत शुरू हो गई, लेकिन बाहर से इतने तीर आ रहे थे कि सर उठाना मुहाल हो रहा था। सुल्तान अय्यूबी की मंजनीकों ने कले को जहन्नम बना दिया था। कले के कमानदार चिल्ला चिल्ला कर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। सिपाही अंधाधुंध तीर चला रहे थे। सुल्तान अय्यूबी की तरफ से कोई ललकार रहा था, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, तुम्हें किसी से भी मदद नहीं मिल सकती, जाने बचाओ। ये ऐलान भी किया गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल दो, किसी को जंगी कैदी नहीं बनाया जाएगा, इताअत कबूल कर लो, हमारी फौज में शामिल हो जाओ। रात भर ऐलान होते रहे और तीरों का तबादला भी होता रहा। सुबह की रोशनी फैली तो कलादार ने बाहर का मंजर और कले की दीवार पर अपने सिपाहियों की लाशें देखकर
सफेद झंडा चढ़ाने का हुक्म दे दिया। ये किला भी सर कर लिया गया। कलादार और कमांडरों ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अयूबी किले में गया। कलादार और कमांडरों से इतना ही कहा, खुदा तुम्हें माफ करे, और हुक्म दिया कि इन सबको इनके सिपाहियों के साथ दमिश्क भेज दिया जाए। सुल्तान अयूबी उन्हें अपनी फौज में शामिल नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी वफादारी अभी मशकूक थी। उस किले में असलहा और रसद का खासा जखीरा था। वहां शराब भी थी और 2 नाचने वालियां भी। शराब बाहर उंडेल दी गई और नाचने वालियों को भी उनके आदमियों के साथ दमिश्क भेज दिया गया। सुल्तान अयूबी ने हुम्स के किले को दूसरा अड्डा बना लिया और हमात के किले का एक दस्ता वहां लगा दिया। अगला किला हलब का था, जो हलब शहर से जरा ही दूर था। वहां भी वही हुआ जो हुम्स में हुआ था। सुल्तान अयूबी का हमला नागहानी था। उसने किले वालों को बेखबरी में जा लिया। उसके सिपाहियों का मोराल 2 किले सर कर लेने से और ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने हलब का किला भी सर कर लिया और उसके दस्तों को कमांडरों समेत दमिश्क भेज दिया। मगर इस मरहले पर आकर राजदारी खत्म हो गई। हथियार डालने वाले सिपाहियों में से कोई फरार हो गया या किसी और ने हलब इत्तला दे दी कि सुल्तान अयूबी ने हमात, हुम्स और हलब के किले ले लिए हैं और वो हलब की तरफ बढ़ रहा है। सुल्तान अयूबी को मालूम न हो सका कि उसकी राजदारी वाला हरबा बेकार हो चुका है। उसने पेशकदमी की रफ्तार भी खत्म कर दी, जिसकी वजह यह थी कि जो दस्ते हुम्स और हलब के किलों को मुहासरे में लेकर रातों को लड़े थे, उन्हें आराम के लिए पीछे भेजना और उनकी जगह ताजा दम दस्ते आगे लाना जरूरी था। उसे अब फौज को बदली हुई तरतीब में आगे बढ़ाना था, क्योंकि हलब शहर की लड़ाई किले के मुहासरे से मुख्तलिफ थी। नई तरतीब में भी कुछ वक्त लग गया। सुल्तान अयूबी बहुत मोहतात था, क्योंकि असल लड़ाई तो अब आ रही थी और सलीबी फौज के आने का इम्कान भी था। हलब इत्तला जल्दी पहुंच गई थी। सलीबी मुशीर वहां मौजूद थे। पहले तो वो इस पर हैरान हुए कि सुल्तान अयूबी ने सर्दियों में हमला किया है। फिर वो खुश हुए कि उसकी फौज सहराई जंगों की आदी है, वो इन चट्टानी इलाकों में लड़ नहीं सकेगी। उन्हें ये एहसास था कि हलब की फौज भी इस इलाके में नहीं लड़ सकेगी। उन्होंने 2 तरकीबें सोची। एक ये कि सुल्तान अयूबी को अपनी पसंद के मैदान में लड़ाएं, और दूसरी ये कि यहाँ सलीबियों की वो फौज लाई जाए जो यूरोप से आई है। रिमांड की फौज में ऐसे सिपाहियों की अक्सरियत थी। चुनाचे फौरी तौर पर रिमांड को तेज रफ्तार कासिदों के जरिए इत्तला भेज दी गई कि सुल्तान अयूबी हलब की तरफ बढ़ रहा है, उसे अकब से घेरे में लिया जाए। वक्त हासिल करने के लिए उन्होंने ये इंतजाम किया कि सुल्तान अयूबी को हलब के मुहासरे में ज्यादा से ज्यादा देर तक उलझाए रखा जाए, ताकि रिमांड को अपनी फौज लाने के लिए वक्त मिल जाए। सलीबी मुशीरों ने राजदारी पर पूरी तवज्जो दी। उन्हें मालूम था कि शहर में सुल्तान अयूबी के जासूस मौजूद हैं। चुनाचे उन्होंने शहर की नाकाबंदी कर दी। फौरन ऐलान कर दिया गया कि शहर से बाहर कोई न निकले, जो निकलेगा उसे खबरदार किए बगैर तीर मार दिया जाएगा। उसके साथ ही मस्जिदों में ऐलान किया गया कि सुल्तान अयूबी जंगी ताकत और बादशाही के नशे में हमलावर हुआ है। सलीबी ज़हनी तखरीबकारी के माहिर थे। उन्होंने प्रोपेगेंडे की नई मुहिम चला दी। घर घर, गली गली, मस्जिद मस्जिद इस किस्म की अफवाहें फैला दी कि सुल्तान अयूबी की फौज जिस शहर को फतह करती है, वहां की तमाम लड़कियों को जमा करके आबरूरेजी करती है, शहर को लूट कर आग लगा देती है, और ये भी कि सुल्तान अयूबी ने नबुव्वत का दावा कर दिया है और वो नया मजहब ला रहा है जो कुफ्र है। ऐसी बहुत सी अफवाहें फैलाई गईं। सुल्तान अयूबी के खिलाफ नफरत पैदा करने का अमल तो 6 महीनों से जारी था। लोगों में सुल्तान अयूबी के खिलाफ जंगी जुनून पैदा कर दिया गया। आखिरकार इन ताज़ा अफवाहों ने लोगों को आग बगूला कर दिया और वो मरने मारने के लिए तैयार हो गए। शहर की नाकाबंदी ने सुल्तान अयूबी के जासूसों को बेकार कर दिया। उन्होंने शहर के बाशिंदों में जो कहर और गजब देखा, उसके सामने भी वो बेबस हो गए। एक जासूस शहर से निकलने की कोशिश में मारा गया। वो सुल्तान अयूबी को इत्तला देना चाहता था कि शहर की कैफियत क्या है और वो किसी खुशफहमी में मुब्तला होकर न आए। जासूस ने सरपट घोड़ा भगाया, मगर 2 तीरों ने उसे गिरा दिया। जासूसों के कमांडर ने, जो आलम के बहरूप में था, शहरियों में सलीबी प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुहिम चलाई, मगर उसके आदमियों ने जहां भी बात की मुंह की खाई। अल-सौले ने सलीबी मुशीरों के मशवरे पर वाली मूसल सैफुद्दीन को भी इत्तला भेज दी कि मदद के लिए आए। हसन बिन सबाह के फिदाइयों के पीरो मुर्शिद शेख सन्नान को इत्तला भेजी गई कि वो जो उजरत मांगेगा उसे दी जाएगी। सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करा दे, खा उसके कितने ही आदमी क्यों न मारे जाएं। शेख सन्नान का एक हमला नाकाम हो चुका था, जो उसने सुल्तान अयूबी के एक मुहाफिज पर नशा तारी करके उससे कराया था। अब उसने उन फिदाइयों को बुलाया जो जिंदगी और मौत को कुछ समझते ही नहीं थे। वो बराए नाम इंसान थे। मर जाना और किसी को मार देना उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। उनमें मफरूर कातिल भी थे। शेख सन्नान ने उन्हें कहा कि उन्हें मुंह मांगी उजरत मिलेगी, वो सुल्तान अयूबी को कत्ल कर दें।
उनमें से 9 आदमी तैयार हो गए। अल सौले के हामियों में से सबसे ज्यादा कीना परवर और शैतान फितरत आदमी गुमश्तगीन था, जिसे गवर्नर का दर्जा हासिल था। वो बज़ाहिर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ था, मगर वो दोस्त किसी का भी नहीं था। अल सौले को खुश करने के लिए उसने उसकी हिमायत की और सलीबियों के साथ दोस्ती का इजहार इस तरह किया कि उसके किले में बहुत से सलीबी जंगी कैदी थे, उन सबको रिहा कर दिया। अब हलब की इस इत्तला पर कि सुल्तान अय्यूबी की फौज आ गई है, उसने अपनी फौज भेज दी और खुद भी लड़ने का वादा किया। ये एक तूफान था जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। इतने ज्यादा दुश्मनों के मुकाबले में उसकी नफरी थोड़ी थी और अब उसके जासूस बेकार हो जाने की वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि दुश्मन के कैंप में क्या हो रहा है। वो अब तक इस खुश फहमी में मुब्तला था कि वो हलब वालों को भी बेखबरी में डालेगा। ताहम वो मामूली किस्म का जंगजू नहीं था। उसने अक़ब और पहलुओं की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। उसने कम से कम तादाद से हमला करने का फैसला किया। उसके देखभाल के दस्ते आगे चले गए। आगे चट्टानी, पथरीला और नशीब फराज का इलाका था और रास्ते में एक दरमियाना सा दरिया भी था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।